स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th का जो हिस्ट्री है इसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर में अभी तक लगे हुए हैं और आज देखिए संभावना है कि आज समाप्त हो जाएगी ये चैप्टर, या अगर आज नहीं होती है तो एक लेक्चर हमारे समझ से ज़्यादा इसमें रहेगा। तो देखिए कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। क्लास 11th का NCERT का हिस्ट्री जो है, चूँकि आपको अपना क्लास 11th के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं जिनको पूरा NCERT पढ़ना है क्लास 6 से लेकर के 12 तक, तो उनको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है। और वहाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप लाइन बाय लाइन को नहीं देखते हैं तो फिर आपको एक शॉर्ट नोट से आपका काम चलने वाला इसमें नहीं है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये वाला ये हम लोग पढ़ रहे थे, ये अभी 2 लेक्चर में समाप्त होगा। ये देखिए ये हम लोग मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहरों का महत्व, हम लोग गिलगेमिश जो महाकाव्य है इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। और ये लेखन कला की देन, यहीं से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेखन कला की देन। तो हम लोग शुरू से ही इस हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं कि किस तरह से मानव जो है पहाड़ों और जंगलों से निकल करके ईरान, आज का जो ईरान और इराक का जो भाग है, जहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता को मानव जो है एस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है और उसे दुनिया की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और उस सभ्यता में अब ये देखिए कि आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की जो कला है, इसका भी स्टार्टिंग हो जा रहा है। तो लेखन कला की देन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये लेखन कला स्टार्ट हो जा रहा है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। तो इसमें हम लोग देखेंगे हालांकि मर्म स्पर्शी कहानियों, किस्सों और तरह तरह के वर्णन को तो मौखिक रूप से एक दूसरों को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें पढ़ सकें। अब आप देखिए कि लेखन कला में हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो कहानियाँ और किस्से लिख सकते हैं, और ये जो कहानियाँ होगी, ये कहानियाँ मर्म स्पर्शी होगी। मर्म स्पर्शी का मतलब हो गया कि हमारे अंदर सिहरन पैदा कर देने वाली, हमारे दिल को छू देने वाली कहानियाँ होंगी। तो इस तरह की जो कहानियाँ हैं और जो तरह तरह के जो वर्णन है, हम चाहें तो हम मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रख सकते हैं। जैसे आज के समय में हम लोग देखते हैं कि हमारे जो बहुत पुराने जो दादा दादी टाइप के लोग हैं, तो वो पुराने ज़माने की कुछ कहानियों को सुनाते हैं, जिसे बच्चे लोग जो है बड़ा गौर से बैठ करके और बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं। और बड़ी मज़ेदार और मर्मस्पर्शी कहानियाँ होती है। तो वो बच्चा जब एक दिन बड़ा होगा तो अपने दादा दादी से जो कहानियाँ सुना है वो फिर अपने अगले पीढ़ी को वो सुनाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि कुछ जो किस्से कहानियाँ हैं उसको तो हम सुरक्षित रख सकते हैं कहानियों को के माध्यम से, मौखिक रूप से। एक जनरेशन से एक दूसरे जनरेशन में जाएगा, हाँ थोड़ा बहुत उसमें अंतर होता जाएगा, लेकिन उसका जो सार है, उसका जो सारांश है वही रहेगा। लेकिन अगर विज्ञान की बात किया जाए तो विज्ञान की कहानी अगर दादा दादी बच्चों को अगर सुनाए, तो विज्ञान तो एक सिस्टम से चलता है। विज्ञान तो एक समझिए कि एक प्रणाली है, एक वैज्ञानिक प्रणाली, एक तकनीक है। तो इस तकनीक को बच्चे याद नहीं कर सकते हैं, और वो चाहेंगे कि फिर बूढ़े होकर के फिर वो अपने पोता पोतियों को सुनाए, तो ये संभव नहीं है। तो ये विज्ञान जो है उसको जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की ज़रूरत पड़ती थी, ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियाँ, जो पीढ़ी विद्वानों की आगे पैदा ले सकेगी, वो उन्हें पढ़ सके। और चूँकि पहले के विज्ञान के आधार पर ही आज का विज्ञान खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज का जनरेशन पीछे के विज्ञान को पढ़े बिना ही आज के समय में इतना रिसर्च कर दिया।
तो ये बात नहीं है। तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो विद्वान होंगे, वो उनको पढ़ सकें। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को सबसे बड़ी देन है उसकी क्या, काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। देखिए, दो चीज दे रहा है। एक दे रहा है काल गणना, मतलब समय की गणना। समय की जो हम लोग आज के डेट में गणना करते हैं, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है। जो गणित आज हम लोग जो देख रहे हैं, मैथमेटिक्स, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है, क्योंकि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसने समय की गणना करना दुनिया को सिखाया है। गणित का जो प्रारंभिक स्वरूप है, जो स्टार्टिंग, जो उसका जो भी फॉर्म है मैथ्स का, उसको जो है ये सिखाता है पूरी दुनिया को। इसलिए मेसोपोटामिया की जो है ये देन है, किसको, दुनिया को सबसे बड़ी देन है काल गणना और गणित, याद रखिएगा। उसके बाद 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं, 0 से 1800 वर्ष पहले, यानी इस समय भारत में हम कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो रहा था। भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कर रहा था, ये 1800 ईसा पूर्व के आसपास। तो इस समय की कुछ पट्टिकाएं मिली है मेसोपोटामिया में, और उस पट्टिकाओं में देखिए गुना और भाग की तालिकाएं दी गई है। गुना और भाग की तालिका, गुना और भाग की तालिका, आज है आपको तालिका, यानी आपके किताब में भी देखते हैं बहुत सारा डाटा दिया रहता है, लाइन वगैरह खींच करके। तो उस तरह का डाटा जो है पट्टिकाओं पर मिली है। उसके बाद वर्ग, उसके बाद वर्गमूल, देखिए कितनी सारी ये बातें आ गई। चक्रवृद्धि ब्याज, इन सब की सारणियां दी गई है। 0 से 1800 वर्ष पहले की ये पट्टिकाएं हैं। देखिए कितना चीज है। देखिए वर्ग इंपॉर्टेंट चीज है, इस सबको लिखते जाना है लेखन कला में। उसके बाद वर्गमूल, उसके बाद और इंपॉर्टेंट चीज क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर गुना, भाग, वर्ग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज, समय की गणना, ये सारा चीज जो है हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिल रही है। उसमें 2 का वर्गमूल दिया गया है। 2 का वर्गमूल यहाँ पर दिया गया है। देखिए 2 का वर्गमूल कितना है, 1 + 24/60 प्लस 51/60² प्लस 10/60³ अब देखिए इस तीनों को आप क्या कीजिए कि इसको जोड़ दीजिए। और आज के समय में हम लोग 2 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का वर्गमूल 1.41 करके ऐसे ही कुछ आता है। तो अगर हम इसको जोड़े, इस टोटल को जोड़ करके, और आप देखिए कि मेसोपोटामिया में वर्गमूल को निकाला था कि नहीं। अगर हम अभी इसको निकाले, हम तो निकाल देंगे, लेकिन निकाले तो क्या होगा कि आपका टाइम लैप्स होगा। तो जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं इसको निकाल के देखिएगा, नहीं तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। जैसे 1 है प्लस 24/60 है तो 24/60 इसको लिख दीजिए, प्लस 51/60² है तो 51/60 × 60 प्लस यहाँ 10 बटा कितना हो जाएगा, 60 का पावर 3 है तो 60 × 60 × 60। तो इस तरह से आप ये देखिए, ये भी इसको बटा में 1 लिख सकते हैं, भिन्न बना ले सकते हैं। तो भिन्न के जोड़ की तरह आप इसको अगर चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप इसको बना सकते हैं। तो अगर हम इस पूरे का एलसीएम निकालें तो इसमें सब का चूंकि 60 ही है तो ये लास्ट वाला जो 3 को 60 है वो हो जाएगा उसका एलसीएम। और सबको गुना करके लास्ट में भाग करके देखिएगा 1.41 आता है, तब आपको बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा कि भाई कितना बड़ा देन था। देखिए यहाँ पर दे भी दिया है,
अगर आप इसे हल करें तो इसका उत्तर 1.41421296 यानी दशमलव के बाद 8 अंकों तक दिया है। हम दशमलव के बाद 2 अंक तक देखें तो 2 अंक तक लोग जनरली लिखते हैं, लेकिन देखिए 8 अंक तक आज के समय में ये वर्गमूल निकलता है और सेम वर्गमूल आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता में निकल रहा है। तो बहुत बड़ा हम कहेंगे कि इसकी देन है दुनिया को होगा, जो इसके सही उत्तर 1 पॉइंट आज के समय में सही उत्तर ये है। देखिए थोड़ा सा अंतर आ रहा है, थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है। आज अगर हम 2 का वर्गमूल निकालें तो इतना आएगा 1.41421356। देखिए 1356 ये आएगा। और मेसोपोटामिया में जो ये वर्गमूल निकाला था मेसोपोटामिया की सभ्यता में, देखिए 1.4142 इतना मिल रहा, 42 तक मिल रहा, 13 है, यहाँ पर क्या 12 है, 1299 यानी 1356 हो या 1296, यानी हल्का सा आप आज का जो हम लोग देख रहे हैं 2 का वर्गमूल और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने के मिट्टी के पट्टिका पर या जो भी पट्टिका पर जो मिला है उसका वर्गमूल 2 का निकालते हुए उसका देखिए वैल्यू कितना निकाले हुए हैं ये लोग। तो बिल्कुल लगभग इसके करीब है, किसी प्रकार का कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब जैसे मान लीजिए 1 रुपये 41 पैसा इसको मानिए, ये भी 1 रुपये 41 पैसा है। यही है कि लास्ट में 41 पैसा के बाद क्या वैल्यू होता है इसका, इसको मान लीजिए 41 के आगे दशमलव जाने का मतलब कि 42 की तरफ जा रहा है, ये भी 42 की तरफ ही जा रहा है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा सा ही भिन्न है, उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे। जो भी मेसोपोटामिया की सभ्यता के काल में जो विद्यार्थी होते थे उन्हें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने पड़ते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना इतना है और वह 1 अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। अब देखिए यहाँ गुना भाग, उसके बाद वर्ग वर्गमूल चक्रवृद्धि ब्याज के बाद आयतन की भी बात आई। आयतन यानी वॉल्यूम निकालना भी हम लोगों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही सीखा, यानी पूरी दुनिया को आयतन निकालने का भी आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता ने ही सिखाया, ये आयतन निकालने का तरीका। अब देखिए अब कैसे इसमें बताया, जैसे यहाँ दिया है एक समझने के लिए कि अगर एक खेत है और वो इतना 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 मतलब कि मान लीजिए उसका कोई पैमाना है, इतना फीट है इतना फीट है, उस समय का जो भी उसका पैमाना है, इतना लंबा है इतना चौड़ा है, ऐसे करके, और उसमें 1 अंगुल अगर पानी है, 1 उंगली के बराबर डूबा हुआ है, तो बताइए कि पूरा पानी कितना है, पूरा पानी उसमें कितना है। जितना पानी होगा उतना ही आयतन होगा उस पानी का। तो देखिए यहाँ पर संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। तो आयतन निकालना भी मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने दुनिया को सिखाया। उसके बाद और भी देखिए खगोलीय घटनाओं के बारे में भी सिखा रहा है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, 1 दिन का 24 घंटों में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब जो आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अचेतन हिस्सा है, मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें मिला है। आज हम क्या क्या चीज़ छांट सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है परिक्रमा करती है, और उसके अनुसार 1 वर्ष 12 महीनों में विभाजित कर दिया, यानी 12 महीनों का महीना जो है, इसकी संख्या जो 12 है, ये भी हम लोगों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही सीखा। और क्या सीखा, 1 महीना में 4 हफ्ते होते हैं। वो उस समय 4 हफ्ते कहते थे, इसको कहते थे कि ये 4 सप्ताह होता है। 4 सप्ताह या इसी को हफ्ता हम लोग बोले। उसके बाद
एक दिन का कितना में विभाजन करता है? 24 घंटा में। एक दिन का हम लोग 24 घंटा में जो विभाजन करते हैं, इसको भी हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से सीखा। उसके बाद और क्या सीखा? एक घंटा में 60 मिनट। एक घंटा में जो 60 मिनट है, इसकी गणना भी हम मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें ये सब मिला है। तो हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इसकी बहुत बड़ी देन है दुनिया को। उसके बाद समय का उपर्युक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया। अब ये जो विभाजन है, ये समय का जो विभाजन किया गया है कि ये 12 महीने का एक वर्ष होता है, 12 महीने का एक वर्ष होता है। उसके बाद 4 हफ्ता का एक महीना होता है। उसके बाद 24 घंटा का एक दिन होता है, या 60 मिनट का एक घंटा होता है। इसको मेसोपोटामिया वासियों से ही ये समय का जो विभाजन है, सिकंदर के जो उत्तराधिकारी थे। सिकंदर है, आपको पता है कि लगभग 326 ईसा पूर्व में भारत पर अटैक करता है, यानी 0 से 326 साल पहले भारत पर आक्रमण वो कर नहीं पाता है। भारत के बॉर्डर पर ही झेलम नदी के किनारे वहाँ का जो राजा है पोरस, हिंदू राजा है, उससे बहुत भयंकर लड़ाई होती है सिकंदर की, और उसमें पोरस हार जाता है। लेकिन पोरस की बहादुरी को देख करके और सिकंदर जो है पोरस का राज वापस कर देता है और पोरस से दोस्ती कर लेता है। और उसके बाद सिकंदर जब भारत में ये मगध साम्राज्य, आपको नंद वंश का उस समय शासन रहता है, इसकी सेना जो है उसको आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। तो उसके बाद सिकंदर के बाद जो भी शासक हुए, तो उन लोगों ने क्या किया, ये इन्हीं आपको गणना को अपनाया था। इसी समय विभाजन, समय का जो बंटवारा का जो ये विभाजन है, इसी को अपनाया था सिकंदर के बाद वाले राजा, यानी उसके उत्तराधिकारी। वहाँ से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला। रोम वासियों, रोम कहा जाता है कि रोम पोप का, रोम जो है कभी दुनिया में सबसे विकसित आपको स्थल था इटली में। तो ये जो रोम है, रोम के लोगों ने भी ये जो समय की गणना है और ये सारी चीज़ें मेसोपोटामिया के लोगों से ही सीखा। और इस्लाम की जो दुनिया है, जो मुस्लिम समाज के लोग थे, उन लोग यानी अरब साम्राज्य के जो लोग थे, उन लोगों ने भी मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों से ही इस समय की गणना को सीखा। और फिर जो मेडिएवल यूरोप है, मध्यकालीन यूरोप है, आज आधुनिक काल की बात नहीं हो रही, मध्यकाल के समय यूरोप के लोगों ने भी, अंग्रेजों ने भी, हम कह सकते हैं ईसाइयों ने भी इसी समय गणना को अपनाया था। तो यह सब कैसे हुआ, आप विषय 5 में देखिए। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट इसमें आपको इसका चर्चा किया। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कितना कंटेंट्स है, हर एक लाइन में कंटेंट्स भरा हुआ है। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष, मास यानी महीना और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। देखिए ये लोग इतने बड़े चिंतन करने लगे कि ये लोग वर्ष की भी गणना करने लगे, मास महीना की भी गणना करने लगे और दिन का भी गणना करने लगे। किस क्रम में? जब सूर्य ग्रहण आपको किस वर्ष हुआ और फिर किस वर्ष हो रहा है, इस यहाँ तक इन लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। चंद्र ग्रहण किस महीने हुआ और किस महीने फिर होगा, यहाँ तक ये लोग गणना कर लिए थे। उसके बाद ये दिन तक का गणना कर लेते थे कि इस दिन को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होगा। आज के समय में तो हमारे पास टेलीस्कोप और न जाने कितना सारा वैज्ञानिक विकास हो चुका है जिसकी सहायता से हम लोग जान जाते हैं। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता इतनी पुरानी सभ्यता, दुनिया की द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, और ये लोग जो है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किस समय होगा, किस वर्ष होगा, किस महीने होगा, किस दिन होगा, इसका जो है इसको घटित होने का हिसाब रखने लगे थे ये लोग। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नज़र रखते हुए उनका हिसाब किताब रखा जाता था।
अब कुछ तारों पर भी ये नज़र रखते थे। आपको आसमान में बहुत सारे तारे हैं जिसमें से कुछ तारों का नामकरण भी किया जा चुका है, जैसे ध्रुव तारा है, और कुछ तारामंडल भी है जैसे सप्तर्षि है। तो कुछ तारामंडल का नामकरण भी हो चुका है। तो सोचिए, ये रात में आकाश में जो तारों को देखते थे और तारामंडल को देखते थे, उसकी स्थिति का भी इनको पूरा तरह से हिसाब किताब ये रखते थे कि किस दिशा में, किस महीने में कौन सा तारा कहाँ उगेगा और कौन सा तारामंडल कहाँ दिखेगा, और फिर शाम के समय, सुबह के समय तक कहाँ चला जाएगा, मध्य रात्रि में कहाँ तक रहेगा, उगने के समय कहाँ पर उगेगा। यहाँ तक इन लोगों को ज्ञान हो गया था। मेसोपोटामिया वासियों की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती यदि लेखन की कला, अगर लिखने की कला का ये विकास नहीं करते तो ये कहानी तो नहीं है कि कौन किस दिन और किस महीना और किस वर्ष में फिर ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होगा। तो इसके लिए क्या होता, अगर लिखने की कला नहीं होती तो फिर ये जो उपलब्धि इन लोगों ने दुनिया को जो उपलब्ध कराया, इतना सारा ज्ञान, ये संभव नहीं हो पाता। और विद्यालयों जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता जहाँ विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते और उनकी नकल करते थे। जो विद्यार्थीगण थे वो पुरानी पट्टिकाओं को पढ़ते थे जो लिखी हुई थी, और उनकी नकल करते थे और उससे ज्ञान अर्जित करते थे। और जहाँ कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। अब हम लोग आज के समय में विद्यालयों में जो भी पढ़ाई करते हैं, क्या है, हमारे पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियां जो है उन्हीं के बारे में तो पढ़ते हैं। और जब हम अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं, तभी तो आज हम अपने बुद्धि के जरिए इन्हीं के आधार पर तो और भी नई सारी खोजें कर रहे हैं। तो ये जो है लेखाकार ये बनाने का काम नहीं करते थे कि आप सिर्फ इसको रजिस्टर में नोट कर लीजिए, जबकि उसको प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाते थे ये लोग। और क्यों? ताकि पूर्वजों की जो उपलब्धि है उसको आगे बढ़ाए, दुनिया तक को इन लोगों ने एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया अपनी उपलब्धियों को। यह सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के जो शहरी लोग हैं आधुनिक तौर तरीकों से परिचित नहीं थे। अब आज का जो तौर तरीका है, मॉडर्न युग जो है, उसको हम लोग तो देख ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है, अगर आप सोचते हैं कि भाई मेसोपोटामिया के जो शहरी लोग थे वो आज के तौर तरीकों से परिचित नहीं थे, अतः अंत में हमें उन दो प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन करना चाहिए जिनके द्वारा अतीत के प्रलेख एवं परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। तो हम लोग क्या करेंगे आगे, हम लोग कि दो प्रकार के प्रयत्नों का अवलोकन हम लोग करेंगे आगे। दो प्रकार के जो प्रयत्न हैं, ये दो प्रकार के जो आपको कोशिशें की गई, आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो बुद्धि संपन्न लोग थे, जो बौद्धिक लोग थे उस समय के, उनके द्वारा जो दो प्रकार के प्रयत्न किए गए उसका ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे आगे। और उसके बाद अतीत के जो लेख है और जो परंपरा है उसको खोजेंगे और उसको खोजने और सुरक्षित उसको खोजने की कोशिश कैसे की गई और उसको आज तक सुरक्षित रखने की कोशिश कैसे की गई, इस दो प्रयत्नों को हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसमें देखिए आपका आगे के लेक्चर में हम लोग एक पूराकालीन पुस्तकालय लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे और एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता, बस ये दो हैं। और इसके बाद ये हमारा काल रेखा भी इम्पोर्टेंट होता है और क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन तो हम लोग PDF से इस चैप्टर का हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में करेंगे, यानी दो लेक्चर में हम लोग अगर एक लेक्चर में भी समाप्त कर सकते हैं इसको, लेकिन दो लेक्चर में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बड़ा मज़े से इसको हम लोग समझ पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि हम लोग आज का जो क्लास 11th का लेक्चर है यही समाप्त करते हैं और आप लोगों से
फिर आगे यह रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने रिश्तेदार और फ्रेंड्स को भी आप शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि सब्सक्राइब कर लें।